स्वागत है आप सभी का एग्जामिनेशन बोधा यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम इन्फोर्समेंट दरोगा ईएसआई के लिए आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करेंगे। यह रिवीजन सेट नंबर 10 है। इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 है। इसमें से आज के प्रैक्टिस सेट में 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर से दिए जा रहे हैं और 25 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक पोर्शन का है। कट ऑफ इसका 26 होगा। तो चलिए वीडियो जल्दी शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन सिर्फ ईएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन बीआरएसआई मेंस का हो या बीपीएससी के प्रीलिम्स हो, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, साथ के साथ आपको 2 से 3 सेकंड का पॉज दिया जा रहा है। निम्न में से कौन सा लघु उद्योगों के लिए खुला बैंक है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ओपन बैंक फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिडबी। सिडबी जो है इंडिया में यह एक स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के तौर पे काम करता है। सिडबी का इनफैक्ट फुल फॉर्म यही होता है। यह एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका ऑब्जेक्टिव जो है वह है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस, मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस एमएसएमई के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सिडबी काम करता है। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1990 में। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप नीचे कमेंट में हमें बताएं। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वो सिग्नेचर इज डन ऑन 1 रुपी नोट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त सचिव। फिनेंस सेक्रेटरी का जो है सिग्नेचर होता है 1 रुपये के नोट पे। आरबीआई एक्ट के अंतर्गत आरबीआई के पास पावर होता है कि वो इंडिया में करेंसी नोट्स को इशू करे, और इसके अलावा जो है 1 रुपये के नोट्स और क्वाइंस ये जो इशू करने का पावर होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, मिनिस्ट्री के पास, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के पास, जिसमें कि वित्त सचिव जो है उनका सिग्नेचर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गार्गी, मैत्रेय और कपिला का घर क्या था, कहाँ था? गार्गी, मैत्रेय और कपिला ये तीनों जो हैं ग्रेट फिलोसफर्स थे वैदिक एज के। वैदिक एज के ये ग्रेट फिलोसफर्स थे और वो जो है रहने वाले थे मिथिला के। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयरन किस तत्व का रासायनिक प्रतीक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडॉन। आयरन जो है वह सिंबल होता है रेडॉन का। बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखें, रेडियम का सिंबल होता है RA, रेनियम का RH और रुथेनियम का RU होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैलाकाइट एक अयस्क या खनिज है, इनमें से किसका? ऑप्शन ए जो है वो लीड है। लीड, मैग्नीज, पारा या कॉपर? मैलाकाइट जो होता है, मैलाकाइट यह एक तरह का ग्रीन कॉपर होता है। ग्रीन कॉपर इसे कहते हैं, ग्रीन कॉपर कहते हैं। और यह कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड मिनरल होता है, CuCO3 डॉट CuOH2। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मैलाकाइट जो है यह कॉपर का एक ओर है। इसके पिघलने बिंदु के नीचे हवा की अनुपस्थिति में अयस्क का ताप क्या कहा जाता है? हीटिंग ऑफ ओर in the absence of air below its melting point is called calcination. ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन कैल्सिलेशन प्रोसेस कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड ओर्स आर हीटेड फ्रीक्वेंटली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोताखोरी को गहराई से देखने पर गोताखोर ऑक्सीजन युक्त गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं और उसके साथ कौन सा गैस का इस्तेमाल करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीलियम और नाइट्रोजन, HENN। In deep sea water,
जो डाइवर्स होते हैं वह यूज़ करते हैं मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हीलियम। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम, इसके मिक्सचर को कहते हैं ट्राइमिक्स, विच इज़ यूज्ड बाय सी डाइवर्स। ट्राइमिक्स कहते हैं। ट्राइमिक्स याद रखना है आपको, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं सेल्स, वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज। और लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? तो लिम्फोसाइट्स आर द टाइप ऑफ WBC। और ये जनरेट कहाँ से होते हैं? दे आर जनरेटेड फ्रॉम बोन मैरो। अगर लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट दो टाइप के होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी सेल्स जो होते हैं इसका, बी सेल्स लिम्फोसाइट, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिटेल में समझना इंपॉर्टेंट है। लिम्फोसाइट्स दो टाइप के होते हैं, बी सेल्स लिम्फोसाइट्स और टी सेल्स, बी और टी। इसमें से जो बी सेल होता है वह एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, जबकि जो टी होता है, टी लिम्फोसाइट, वह आइडेंटिफाई करता है एंटीजेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन शासकों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण किया? विच रूलर्स बिल्ड द एलोरा टेम्पल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट रूलर्स ने बनवाया था एलोरा टेम्पल को, जिसका नाम है द कैलाश और कैलाशनाथ टेम्पल। कैलाशनाथ टेम्पल जो है, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट एंशिएंट टेम्पल विच इज लोकेटेड इन एलोरा, और एलोरा का है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? द विरूपाक्ष टेम्पल वाज बिल्ड बाय द चालुक्यास, पल्लव, काकतीय डायनेस्टीज और सतवाहन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था चालुक्य। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था चालुक्य। और जो विरूपाक्ष टेम्पल है वो कहाँ लोकेटेड है? वो है हम्पी में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटका में। यह इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में यह भी पूछते हैं कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, कर्नाटका में है और हम्पी में स्पेसिफिकली। इस टेम्पल को क्या कहते हैं? श्री लोकेश्वर महाशीला प्रसाद टेम्पल भी कहा जाता है। इट वॉज बिल्ड बाई लोकमा देवी, द क्वीन ऑफ चालुक्य टू डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक और महत्वपूर्ण बात जो विरूपाक्ष टेम्पल के साथ है, इट इज़ द पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यह आपको याद रखना है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का यह एक हिस्सा है। विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी में है, हम्पी कर्नाटका में है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था चालुक्य डायनेस्टी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका स्तूप नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ स्तूप? कहाँ पर स्तूप नहीं है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची में जो है स्तूप नहीं है। सांची स्तूप जो है वह ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया है। सांची स्तूप कहाँ पर है? यह है एमपी में। यह जो है ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया है। बढ़ुत की अगर बात करें, बढ़ुत स्तूप जो है, बढ़ुत स्तूप मध्य प्रदेश में है। और इसकी जो रेलिंग्स है, यह है अर्लीस्ट रेलिंग्स टू हैव सर्वाइव्ड, मतलब सबसे पुरानी इसकी रेलिंग्स है जो कि अभी तक बची हुई है। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, धामेक स्तूपा, तो यह सारनाथ में है। सारनाथ यूपी, जहाँ पर बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। धामेक स्तूप, तीनों जगह स्तूप है, जबकि रांची में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहूदियों का धार्मिक पाठ क्या कहा जाता है? द रिलीजियस लेसन्स ऑफ ज्यूज आर कॉल्ड
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मूसा संहिता, जिसे तुरहा के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है रिलीजियस लेसन्स हैं, टीचिंग्स हैं ऑफ ज्यूज। सूर्य की परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी द्वारा लिए गए समय की गणना करने वाला पहला भारतीय खगोलविद कौन था? Who was the first Indian astronomer to calculate the time taken by Earth to orbit the sun? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भास्कराचार्य। भास्कराचार्य वाज एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर और वह एक मैथमेटिशियन भी थे। इनका जन्म हुआ था बीजापुर में। बीजापुर का है कर्नाटका। इन्होंने फेमस सिद्धांत शिरोमणि को लिखा था, सिद्धांत शिरोमणि। यह प्रश्न में पूछ लेते हैं कि सिद्धांत शिरोमणि के रचयिता कौन है, तो भास्कराचार्य। यह एक एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे। इन्होंने सूर्य सिद्धांत के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा करने के लिए, माफ कीजिएगा यह क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका आंसर में डिस्कस कर लिया है। सी इसका आंसर है, भास्कराचार्य। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण के लिए जो है धोलावीरा प्रसिद्ध है। धोलावीरा एक फेमस साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक्सकैवेट किसने किया था, इसका खनन किसने किया था, तो आर.एस. बिस्त ने। आर.एस. बिस्त ने किया था धोलावीरा का खनन। और धोलावीरा है कहाँ, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात। और अगर आपसे पूछा जाए कि धोलावीरा किस नदी के किनारे था, तो रिवर लूनी, लूनी नदी के किनारे धोलावीरा स्थित था। यह जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज लोकेटेड बिटवीन विच टू रिवर्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झेलम और सिंधु। इंडस एंड झेलम। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज लोकेटेड बिटवीन दीज टू रिवर्स। तक्षशिला यूनिवर्सिटी से जो संबंध किसका था, तो चाणक्य का। चाणक्य वाज रिलेटेड टू दिस यूनिवर्सिटी, और यह जो है ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग बना था बुद्धिज्म के लिए। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्र। ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता इंद्र है। इंद्र को कहा जाता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। निम्न में से किस लेख में अल्पसंख्यकों के हितों को शामिल किया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर कवर्ड? लेख से यहाँ मतलब है आर्टिकल्स या अनुच्छेद। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29 के अंतर्गत जो है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन का संरक्षक कौन है? हु इज द कस्टडियन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स के, अगर फंडामेंटल राइट्स आपका हनन हो रहा है या फोर्स में नहीं आ रहा है, तो इसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? हु इज द प्रोटेक्टर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी न्यायालय। तीन ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर है, दे कैन इश्यू द ऑर्डर्स, इश्यू द रिट्स।
सुप्रीम कोर्ट जो है वह आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट्स जारी करता है। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वह रिट्स को जारी करके फंडामेंटल राइट्स को जो है उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब डाला गया था? मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। When were the fundamental duties inserted into the Indian Constitution? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1976। आर्टिकल 51A और पार्ट कौन सा ऐड किया गया था? पार्ट जो ऐड किया गया था वो किया गया था पार्ट 4A। आर्टिकल 51A पार्ट 4A of Constitution specifies fundamental duties of every citizen. These duties were added into the Constitution by, इनको ऐड किया गया था 42nd Amendment Act, यह भी आपको याद रखना चाहिए, 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे संविधान में जोड़ दिया गया था। और ये किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। शुरुआत में कितने मौलिक अधिकार थे? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वेयर देयर इन द बिगनिंग? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 7। पहले जो है 7 फंडामेंटल राइट्स थे हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद जो है बाद में एक फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तभी प्रेजेंट में कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। और जो हटाया गया वो क्या था? वह था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। मनुष्य द्वारा ध्वनि की सामान्य और अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी है? The ordinary and maximum tolerance limit of sound by human being is, टॉलरेंस लिमिट जो है यह बताना है आपको। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। टॉलरेंस लिमिट जो होता है कान का वो होता है, वो क्या होता है? तो वो होता है लिमिट अप टू विच ह्यूमन ईयर्स आर सेंसिटिव विदाउट गेटिंग एनी डैमेज। जो सेफ लिमिट होता है उसे कहते हैं टॉलरेंस लेवल। तो यह होता है 60 to 70 डेसिबल्स के बीच का। बारिश के दिनों में ध्वनि अधिक दूर तक सुनाई देती है क्योंकि इसका कारण क्या है? आप 3 से 4 सेकंड लें और इसका उत्तर करें। सबसे पहली बात, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है वह किस पे डिपेंड करती है? वह डिपेंड करती है मीडियम पे। डेंसिटी ऑफ मीडियम, कोई मीडियम कितना डेंस है उसके ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वह डिपेंड करता है। बरसात के दिनों में क्या होता है? एयर विल बी मोर मॉइस्ट, हवा जो होता है वह मीडियम पे डिपेंड करता है। तो होता क्या है, रेनी डेज में एयर जो होता है वो मोर मॉइस्ट होता है और जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाता है और साउंड जो है वह ट्रैवल फास्टर करता है। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि नम हवा में तेजी से यात्रा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक इज हेडक्वार्टर्ड एट शंघाई, न्यू दिल्ली, ब्राजीलिया और मॉस्को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शंघाई में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तकनीकी कपड़ा मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन को कितने घटकों में विभाजित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। सही कथन चुने। विश्वकर्मा पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। आप दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ें और इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट का चुनाव करें।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है वह करेक्ट है। विश्वकर्मा पुरस्कार या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दिए जाते हैं और इसको जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे। वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे मनाते हैं 15 मार्च को। इस बार का जो है थीम क्या था, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में 2020 में होने वाले सांग्रीला संवाद को रद्द कर दिया गया। यह जो है कहाँ पर होने वाला था, यह जो है डायलॉग कहाँ होने वाला था, प्रश्न में यह पूछा गया है। सांग्रीला डायलॉग हैज़ बीन पोस्टपोन, कैंसल्ड कर दिया गया है और यह कहाँ होने वाला था, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी। सिंगापुर में जो है सांग्रीला डायलॉग होने वाला था जिसे कैंसिल कर दिया गया। हाल ही में नवीन चिकारा खबरों में आए हैं, वह किस खेल से जुड़े हैं? नवीन चिकारा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शॉर्टपुट से जो है नवीन चिकारा का संबंध है। इम्पॉर्टेंट है, आपको यह ध्यान में रखना चाहिए। और जो आखिरी प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का, आईएमएफ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। यह निकाय वैश्विक अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट को हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नाम से जारी करता है। दोनों स्टेटमेंट आप पढ़ें और बताएं कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। अगर पहला स्टेटमेंट देखें, इसकी स्थापना 1944 में की गई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, यह बिल्कुल राइट है। दूसरा अगर ऑप्शन देखते हैं, यह निकाय या जो एंटिटी है यह वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट हर साल रिलीज करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नाम से। आईएमएफ इसको रिलीज करता है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज सॉल्व किया। आप में से कई लोगों ने सॉल्व किया है। आप नीचे हमें अपना स्कोर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया। इसके साथ ही आप अपनी तैयारी करते रहें। अब एग्जामिनेशन का जैसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगस्त सितंबर तक भी जा सकता है एग्जामिनेशन, ईएसआई का हो या बीपीएससी का हो। आप पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ाई में लगे रहिए। अभी काफ़ी कठिन समय है, आपको अपनी हिम्मत को, अपनी पेशेंस को बरकरार रखना है, पढ़ाई करते रहना है और इसके साथ जितना हो सकता है रिवीजन कीजिए। और रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रैक्टिस सेट जितना हो सकता है सॉल्व कीजिए। आपको यह वीडियो अगर पसंद आया तो इसको प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। और जिनको पीडीएफ चाहिए वो एग्जामिनेशन बुद्धा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही ईएसआई का टेस्ट सीरीज जो है वह 5 जून से एग्जामिनेशन बुद्धा शुरू कर रहे हैं। यह 10 टेस्टों का टेस्ट सीरीज होगा। जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ दिए गए लिंक पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।